तुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले जिन 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, सबसे पहला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनकी मखसूस नशिस्तों से एक बार फिर महरूम कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिल सका। पेशावर हाई कोर्ट का जो एक 5 मेंबर लार्जर बेंच था, उसने मुत्तफिका फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अभी सिर्फ एक शॉर्ट ऑर्डर चूँकि आज जारी हुआ, लेकिन उससे पहले जो अदालत ने रिमार्क्स दिए, जो जज साहिबान ने अपना माइंड जो अपना दिखाया, बताया, वो यही था कि कोई सियासी जमात जिसकी पार्लियामान के अंदर नुमाइंदगी नहीं है, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। आज़ाद अरकान अगर आज मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं तो फिर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक के तफसीली ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट का नहीं आ जाता, ये कहना फ़िलहाल मुश्किल है कि क्या जो PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीटें हैं वो किसी और जमात को जा सकती हैं कि नहीं जा सकते। इस बारे में पेशावर हाई कोर्ट क्या कहती है। पेशावर हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद गुस्से में आ गई, मजीद जलाल में आ गई और बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे मज़ाहमती सियासत का ऐलान कर दिया। पार्लियामान के बाहर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप ने कहा कि आप अगर हमसे लड़ाई करेंगे तो फिर हम भी जवाब में लड़ाई करेंगे और हम हर हद तक जाके लड़ाई करेंगे, चाहे जितने ही लोग हमारे साथ बाकी क्यों ना बच जाएं। तो ये मज़ाहमती सियासत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है? अब तक इसने क्या कोई फ़ायदा पहुंचाया है, ये सवाल करेंगे प्रोग्राम में। और इसके अलावा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई है। कल उनकी फैमिली को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई और आज उनके वकला को भी मुलाकात की इजाज़त मिल गई। लेकिन एक मैकेनिज़्म के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक मैकेनिज़्म बनाएं और उसके तहत ही मुलाकातें हो सकती हैं। तो ये सेनेट इंतखाबात भी अभी आने वाले हैं। आज कुछ 6 मखसूस नशिस्तों पर थे और इसके अलावा भी ओवरऑल सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं, कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शंस भी आने वाले हैं। एक बार फिर एक तरह से मिनी इलेक्शन होगा, मिनी रेफरेंडम होगा। तो इन्हीं तमाम मुद्दात पे प्रोग्राम में आज बात करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, और अली गौहर बलोच साहब MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। शौकत बसरा साहब, मज़ाहमती सियासत का ऐलान आप लोगों ने कर दिया बाकायदा बाज़ाब्ता, इससे पहले भी आप लोग यही कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स कर रहे थे, कोई फ़ायदा हुआ आपको इसका आज तक? देखिए, इसके अलावा अगर आप यकीन रखते हैं कि अवाम की सियासत पर और अवाम की हुक्मरानी है, इसके अलावा रास्ता कौन सा है? जब आप पर इंसाफ के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं और निज़ाम झूठ, मुनाफकत, फ्रॉड, हेरा फेरी की बुनियाद पर हो, तो मुझे बताएं ना कि वज़ीर आज़म से लेकर मशीर तक और वज़ीर आला तक सब फार्म 47 की पैदावार हैं और एक भी नहीं कह सकता मैं जीत कर आया हूँ, तो कहाँ जाएँ? अभी हमें इलेक्शन 2018 में यही एतराज दीगर सियासी जमातों का आप पर था, आपको सिलेक्टेड कहते थे, 2018 तभी में आपने अवाम का फैसला अब तो सिलेक्टेड से रिजेक्टेड वाला मामला शुरू हो गया। एक बात सिलेक्टेड से रिजेक्टेड। एक बात बताऊं, मैं वो इलेक्शन भी 2018 वाला भी लड़ा था, साउथ पंजाब से ही लड़ा था, तो मेरे ज़िले में से 4 सीटें थी, 4 की 4 सीटें नून लीग जीत के आई थी। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो निज़ाम भी यही निज़ाम था? आज भी मैं कहता हूँ कि उस वक्त भी हमने कहा था कि एक ही वाहिद रास्ता है कि अगर पाकिस्तान को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में मसाइल ख़त्म करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप ये दायरे के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। आपके पड़ोस में अंबानी है, वहाँ पर गूगल का मालिक आ रहा है, कोई उसका ट्विटर का मालिक आ रहा है, कोई दुनिया के स्टार्स आ रहे हैं, कारोबारी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम अभी तक इस चक्कर में हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमें पैसे दे दो, हमें माल दे दो। तो क्या अब कहाँ उसकी वजह? जब तक गरीदा अवाम आपके साथ नहीं होगी, अवाम इदारों के पीछे नहीं होगी, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा मज़ाहमती सियासत का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा कि हम ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तो किस तरह फिर आप ये पार्लियामान चलाएंगे, किस तरह हुकूमत चलाएंगे? पार्लियामान के अंदर अगर शोर शराबा, हंगामा आराई हो रही होगी, एक रकस क्रिएट होगा, सड़कों पर अगर निकली होगी अपोजिशन, किस तरह से आप लोग चलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी आ रही है अली गौहर बलोच साहब।
देखिए, मैंने बसरा साहब की बात सुनी। बसरा साहब हमारे भाई हैं, एक सियासी कारकुन है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात ये है कि ज़ाहिर है कि जब ये बात करते हैं तो फिर आधा सच बोलते हैं, आधा नहीं बोलते। कि अभी बसरा साहब ने 2018 का रेफरेंस दिया, ये कह रहे हैं कि बहावल नगर से मुस्लिम लीग नून जीती थी और अब भी जीती है। तो मुझे ये बताएं कि जो केपीके में पीटीआई दोबारा सूबा भी लेके बैठी है, 2018 में पंजाब तो नून लीग को नहीं मिला था और किसी सूबे की भी हुकूमत हमारी नहीं बनने दी गई थी। जो केपीके के इलेक्शंस हैं वो क्या इमाम काबा ने आकर करवाए हैं कि जिस पर आप वो कहते हैं कि वो ठीक हो गए, उधर से आप जीत गए, उधर कहते हैं कि आपका फ्लड बहुत ज्यादा था, रोकने वाला नहीं था। इसका मतलब है जो रोकने वाले थे उन्होंने पंजाब को रोक लिया या दीगर जगहों को रोक लिया जहां से आप लोग हार गए हैं, और जहां से आप लोग जीते हैं वहां से आप कहते हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं था। हालांकि आपको पता है कि जो रोकने वाले होते हैं अगर उन्होंने रोकना हो तो फिर वो रोक भी लेते हैं। 2018 में पंजाब असेंबली के अंदर हमारी अक्सरियती पार्टी थी, आरटीएस सिस्टम के बावजूद, आपकी पार्टी की करवाई गई धांधली के बावजूद। मैं रोजे की हालत में बैठा हूं और मैं बावसूख तरीके के साथ बता रहा हूं, बड़े पुरतमाद तरीके से, कि इमरान अहमद न्याजी साहब साद रफीक के मुकाबले में इलेक्शन हारे थे। फॉर्म 45 चेंज करके उनको जितवाया गया था कि कहीं उनकी बेइज्जती ना खराब हो जाए। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर आप सच बोला करें तो पूरा, आज अगर आपकी लीडरशिप को जो कि एनआरओ की सलाह दे रहे थे, कल आपके चीफ मिनिस्टर बढ़ के लगा के प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे हुए थे, अच्छी बात है, हम उनको वेलकम करते हैं। मैं कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तनकीद कर रहा कि वो आए क्यों थे या क्यों बैठे, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि असल तरीका कार ये, आप एहतजाज के नाम के ऊपर मुल्क में अगर आपकी पार्टी इंतशार फैलाएगी, एहतजाज के नाम के ऊपर अगर आप मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, एहतजाज के नाम के ऊपर अगर आप 9 मई को दोहराना चाहेंगे, एहतजाज के नाम के ऊपर अगर 2013 वाले धरनों को दोहराना चाहेंगे जिनमें पीटीवी पर हमले हुए और असेंबलियों के लिए जो कुछ हुआ, हमने भी तो 4 साल गुजारे हैं ना, हमारे वो तमाम तहफात थे जो आज आप कह रहे हैं, लेकिन हमने पुरअमन एहतजाज किए, हमने लॉकडाउन। लेकिन उस वक्त एक डिफरेंस था, अली गौहर बलोच साहब, एक डिफरेंस था। जब इमरान खान बने थे वज़ीर आज़म, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि मैं धांधली की तहकीकात करवाने को तैयार हूं। ये शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने ये बात नहीं की। आप लोग वेलकम करें इनको, आप कहें कि जी आए, खोल देते हैं जो भी हल्का आप चाहते हैं, रिकाउंटिंग वगैरह करवा देते हैं। आज फैसलाबाद में एक हल्का खुला है, वहां पर नून लीग का कैंडिडेट पता नहीं थोड़े जीता था, सुवाई है, वो अभी रिजल्ट भी आया, लेकिन वो कल भी काउंटिंग हुई, आज हुई है, अब भी वो नून लीग का कैंडिडेट, हमने तो हल्का खोल दिया है जहां पर इनके लोग इसी फील्ड में गए हुए हैं। ये एक तासर है कि सिर्फ चलें बसरा साहब से बात, बसरा साहब से जवाब लेते हैं। कहने पे हो रही है, राइट, गरीदा आपने पीटीआई के कहने पर एक हल्के में रिकाउंटिंग हो रही है, ठीक, तो मकसद ये कि आप मुतलका फॉरम इसका मतलब है कि फिर नवाज शरीफ के हल्के में भी रिकाउंटिंग होनी चाहिए ना, बगावत तो नहीं कर, इसका मतलब है कि एनए 130 नवाज शरीफ के हल्के में भी रिकाउंट होना चाहिए, राइट? वो तो फिर इस तरह पूरा वो इदारों का काम है। नहीं, आप कह दें ना, आप कह दें रिकाउंट करवाएं, मेरा तो ये मौका आप कह दें, नहीं आप कह दें, अली गौहर बलोच साहब आप कहें कि जी बिल्कुल नवाज शरीफ का हल्का खोल दें, हम वहां से दुरुस्त जीते हैं, कह दें आप ये। भाई इलेक्शन कमीशन को हमने रोका तो नहीं है, जिनके पास इख्तियार है खोल ले। जो नहीं, आप ये तो कह देना कि ठीक है जी खोल दे नवाज शरीफ का हल्का, नहीं कहेंगे, आप ये तो कह दें कि खोल दे नवाज शरीफ का हल्का। नहीं, कौन नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ खोल ले, इलेक्शन कमीशन खोल दे। अच्छा, वो कह रहे हैं खोल ले, देर किस बात की? आपने बहुत जबरदस्त बात की है, वे फॉरवर्ड किया है, वे देखो ना, ये इलेक्शन, ये जमहूरियत, ये ढोंग, ये फ्रॉड, ये झूठ, हर किसी को पता है। हम सियासी कारकुन हैं, बलोच साहब इलेक्शन लड़े हुए हैं, यहाँ पर जो धंधा चल रहा है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। तरीकाकार इसका ये है, ये 9 मई भी कहते हैं ना, हम दोनों बातों पर कहते हैं, 9 मई और 8 फरवरी। हम पहले भी कह चुके हैं, एक सिटिंग जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रहेगी बात इलेक्शन की, 10 हल्के ये दे दें, 10 हल्के हम दे देते हैं, 1 महीने में ऑडिट हो जाएगा। और अभी भी मैं कहता हूँ वल्लाह बा खुदा, मैं 10 हल्के आप देंगे वो सिर्फ पंजाब के होंगे या केपी के भी होंगे? चले मैं आपके मैं प्रोग्राम में 10 हल्के बता देता हूँ। 4 खान साहब ने नॉमिनेट कर दिए हैं, 2 लाहौर से, 1 इस्लामाबाद से और 1 केपी से नूर आलम हल्का। हम हर रीजन से ले रहे हैं, साउथ पंजाब से शौकत बसरावला हल्का ले लें, जहाँ से जादला 3रे नंबर पर है, वो हारा हुआ है 40,000 वोटों से। कराची से आलमगीर वाला हल्का ले लें,
बलूचिस्तान से सलार वाला हल्का ले लें, और नॉर्थ पंजाब हमारा रह गया है, यहाँ से मेजर ताहिर सादक वाला हल्का ले लें। मतलब आप कह रहे हैं कि जहां से आप हारे हैं हाँ, सिर्फ वो हल्के मैं खोलें फिर आपके मुताबिक। नहीं, मैं कहता हूं कि ये वहां धांधली नहीं हुई। जिस हल्के पे ये हाथ रखें, जिस हल्के पे ये हाथ रखें कि ये हल्का खोल दें, हम वो हल्का खुलवाने के लिए तैयार हैं। इनका मौकफ केपी में है ना, सिर्फ केपी का मुझे बताएं। नहीं, अभी पंजाब में भी कहते हैं कि पंजाब में जो हल्का ये चाहे वो खुलवाएं। ये आपने 10 हल्के दे देना, हमने 10 हल्के दे दिए। अच्छा, दूसरी बात खरीदा कि केपी की वाली बात कर दी। केपी का मुझे ये बता दें कि अभी अपोजिशन ने कोई एक उजरदारी इलेक्शन कमीशन में दायर की हो? पंजाब में से मुझे इनसे पूछ के देख कितनी उजरदारी इन्होंने दायर की हैं। तरीका इस तरह मामला नहीं चलेगा, और इस दफा तो हद हो गई है। मैं खुद कहता हूं धांधलियां हर इलेक्शन में हुई होंगी, हर इलेक्शन में हुई होंगी, लेकिन इस दफा मैं फिर कहता हूं, अच्छा मैं फिर गरीदा कहता हूं कि पाकिस्तान में हम इमरान खान क्या लेकर आए थे? ईवीएम का निज़ाम लेकर आए थे। हर इदारे में रिफॉर्म की ज़रूरत है। आज अदलिया जो हमारी दुनिया के अंदर नीचे वाले नंबरों में से पहले या दूसरे नंबर पर टॉप कर रही है, आज हमारी जो पार्लियामानी निज़ाम या तो ख़त्म कर दें, क्या ज़रूरत है इस ढोंग की? बादशाहत का निज़ाम ले आए और कोई निज़ाम ले आए, उन्हें कहीं कि हमें नहीं ज़रूरत। और ये अपने फार्मूला जो शहबाज शरीफ वाला लेकर आए हैं, क्या जरूरत थी? नकवी, आप देख रहे हैं नकवी साहब को इनाम दिया गया, जो धांधला किया उन्होंने, उस इनाम के तौर पर उन्हें वज़ीर दाखिला लगा दिया गया। ये मोहसिन नकवी के नाम पे बड़ा एक फिक्रा हुआ सिर्फ ये है, काकड़ साहब बदले हैं, शहबाज शरीफ आ गए हैं, नकवी साहब बदले हैं, जो हमारी मरियम बीबी है वो आ गई हैं। इसलिए इस निज़ाम को ना ये चल सकता है ना आगे चलेगा, क्योंकि 90% आवाम, मैं आज भी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप इमरान खान को जितनी मर्जी जेल में रख लें, खान साहब अकेला इस वक्त पाकिस्तान है। अली गौहर बलोच साहब, यही एतराज हो रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हमारी ऑफर मानते हैं? पहले ये पूछ लें गौहर साहब, हमारी ऑफर मानते हैं? 10-10 हल्कों की, 10-10 हल्कों की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में एक कमीशन बना दें, 10 दिन के अंदर या महीने के अंदर टाइम दे दें, रिपोर्ट ऑडिट हो जाएगा। आप जो हल्के कहें हम खुलवाने के लिए तैयार हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, मरियम बीबी हारी हुई है, मियां शहबाज शरीफ हारे हुए हैं, तो आपका कौन सा हल्का जीता होगा? हमें ये बता दें। बसरा साहब, सबसे पहले तो आप और आपका लीडर 2018 की धांधली के ऊपर, फिर 2018 इस इलेक्शन की बात कर लेना, माफी मांगे ना। हमारा चैलेंज करते हैं। बसरा साहब, खुदा के लिए मेरी बारी पे मेरी गुजारिश सुन लिया। बारियां तो लैंड है वने अरसे तो मैं खामोशी के साथ बैठा हूँ, आप बोली जा रहे हैं, और नहीं ये बात गलत, फिर आप बात करते रहे, मैं खामोश। अच्छा चलें, अली गौहर साहब को जवाब देने दें। जी अली गौहर साहब। देखिए बसरा साहब मेरे भाई हैं, पहली बात तो ये है कि ये बात नहीं है कि हमें पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मेरे हल्के में रिकाउंटिंग हुई, 2200 का फर्क था, रात तक मैं जीत रहा था, मेरी 3500 की जीत थी। अचानक 4 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए और वो नेक्स्ट डे दोपहर को आए, और वो मेरा 3500 भी खाया और 2000 से जीत गए। जब मैंने रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन भी चेक किया तो वही रिजल्ट निकला जो 3500 मेरा टीवी मीडिया पूरी रात दे रहा था। और नेक्स्ट 2-2:30 बजे कोई बैग आने की तुक बनता है कि नेक्स्ट डे 2 बजे आए। हम कौन सा इधर जंगल में बैठे हल्कों में अंदर। एक तो ये आपकी बात गलत है कि सिर्फ आप क्लेम कर रहे हैं, हमें भी क्लेम है, ज्यादतियां हमारे साथ भी हुई हैं इसी इलेक्शन के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने कहीं पे डाली है, कितनी उजरदारियां आप लोगों ने डाली हैं, कितनी इंतखाबी उजरदारियां डाली हैं? हमने रास्ता इख्तियार किया है, हम ईसीपी में गए, हम मुतलका फोरम पे जा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि घर में एहतजाजी सियासत के नाम के ऊपर जलाओ घराओ, मुल्क में इंतशार फैलाना। अच्छा फिर हमारी ऑफर कबूल नहीं है आपको, जो हम कह रहे हैं कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? अगर आपकी बात सच होगी तो हम आपको मान लेंगे और आप 5 साल हुकूमत करें, हम ऑफर करते हैं। आप मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके आपका लीडर माफी मांगे कि मैंने जो 2018 का इलेक्शन चोरी किया था मैं उससे माफी मांगता हूँ, आप माफी मांगे, हम आपके 10 हल्के खोल देंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इल्जाम लगाने छोड़े। 2013 में भी आपने कहा था कि धांधली हुई। आपके लीडर के कहने के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने जुडिशल कमीशन बनाया। उस जुडिशल कमीशन ने यह फैसला दिया कि यहाँ पर कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई।
लेकिन फिर भी आप लोग बाज ना आए और आपने धरने लेकिन आप भी लोगों ने दिए, तस्लीम नहीं किया। आपने पीटीवी पर भी Fair हमले point। किए। Fair ये point। इलेक्शन नहीं, मेरी वो गुजारिश, कबूल मैं कर आखिरी रहे हैं बात कर आपकी, रहा वो हूँ, साथ आखिरी में बात कर मजीद रहा हूँ। चैलेंज दे रहे हैं। ये इलेक्शन क्या जो challenge कह रहे हैं हुआ है, इमरान खान को खड़ा करें मीनारे पाकिस्तान पे और वहां से माफी मंगवाएं 2018 इमरान खान तो मीनारे पाकिस्तान मेरी गुजारिश खान साहब ही सुनो। सकते हैं, वो कबूतर वाले यार, आए थे जिनके तोते मेरी अपने बात उड़ तो गए हैं। सुनो। मियां साहब को वजीर आजम बनाने आए थे ना आप, कितने हमारे मियां साहब, आपके जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि हम कठपुतली हैं, बताएं हम कहाँ जाएं। वो कहते हैं हम कठपुतली हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ से वजीर आ रहे हैं। जी, जावेद अली गौहर साहब। लतीफ साहब की बात को माजरत के साथ आप मुझसे ट्रांसलेट पूछे वो क्या कहते हैं, वो मुझसे पूछे आप वो क्या कहते चला हैं। दें। आप मेहरबानी फरीदा करें, को मैं आप कहता हूँ वो बुनियादी चला दें, बात की रात वाला बात को क्लिप ट्रांसलेट उनका। करें। आप उनके नुमाइंदे नहीं है जवेल लतीफ, मैं नुमाइंदा बैठा हूँ अपनी पार्टी का, आप अपनी पार्टी की बात तो करें। क्यों कह रही है आपकी देखिए, पार्टी के लोग क्यों कह रहे हैं कि हम कठपुतलियां हैं? नहीं देखे बात ये है कि ये किस इंसाफ की बात करते हैं। ये जो ईवीएम मशीनों के जरिए इनकी नहीं पॉपुलैरिटी नहीं, आपकी पार्टी के लोग क्यों कह रहे हैं कि हम कठपुतली हैं? इसका जवाब देते ना। मेरी गुजारिश सुन लेना, जो अगला इलेक्शन ईवीएम मशीनों के जरिए चुराना चाह रहे थे, वो मतलब हमें कहते हैं कि जनाब हम बड़े मिले थे कि पाकिस्तान के हर हल्के का इलेक्शन चुराने के लिए इमरान अहमद फयाजी तैयार है। आज इसको एनआरओ मिले तो ये जेल में बैठ नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि क्यों कहा है आपकी पार्टी के एक बंदे ने कि जी हम कठपुतली हैं। नहीं देखिए, मैंने आपके साथ बात की है कि मेरे हल्के में फिर वही बात मुझे तो फरीदा ये पूछ रही है कि जवेद लतीफ कहता है कि ਅਸੀਂ कठपुतली हां, सानू एस्टैब्लिशमेंट लेके आइए, सानू नहीं पता कि वजीर कित्थों आ रहे ने। वो इसका बात का जवाब पूछ रही हैं। अगर आप लोग देखे हर जगह पर ये हर दौर में जवाब देंगे। नहीं मैं दे रहा हूँ, अगर आप देने देंगे तो आप मुझे बात करने देंगे तो मैं बड़ा खुल कर दूंगा आपको जवाब। हाँ। आप मैं कभी भी मैंने कोई ढकी छुपी बात आप कह रहे हैं कि हर दौर में कठपुतलियां रही हैं तो आज हम भी कठपुतली हैं। नहीं, मैं गरीदा ये कह रहा हूँ कि अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टेब्लिशमेंट के इतराज है किरदार के ऊपर और तफजात हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे कि जेलों में बैठ के छुप छुप के एनआरओ ना मांगे। सबसे पहले अपने गुनाहों का इतराफ करें मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर। फिर सियासी पार्टियों के साथ तो आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, बैठना नहीं चाहते। तमाम सियासी हर पार्टी जो आपके साथ नहीं है वो चोर और डाकू है। हर साफी जो आपकी तारीफ ना करे वो लिफाफा साफी है। ये आपकी लीडरशिप का फरमुदात है। राइट, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सियासी पार्टियों के साथ बैठे, आप लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के फैसला करें कि हमने बैठ के एस्टेब्लिशमेंट से बात करती है। वो सियासत में अगर किरदार समझते हैं तो वो ठीक है। अली गौहर साहब आपका आपस में बैठ के काम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो फिर वो राइट। अली गौहर साहब कहीं आपको टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, मुझे तो टाइम खत्म हो रहा है। सियासी हम सब सियासी कारकुन हैं गरीदा, जब अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर, अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर अब झूठा हलफ उठाएंगे कि हम जीते हुए हैं और हम हलफ उठा रहे हैं, तो मुझे बताएं अल्लाह की मदद किस तरह इसी कौमी असेंबली में आप लोगों ने 2018 का हलफ भी उठा रखा है ना। मैं फिर कह रहा हूं मुड़ तोड़ के ना सारे 2018 वाले टुर जाते हो। 2018 को 5 साल गुजर गए हैं गरीदा, अब आ जाए ना। इसका मतलब है कि ताजा वारदात नहीं कि माजी में जो गलतियां हुई उनको बुला, इसलिए गलतियां ठीक नहीं हो रही कि आप माजी से ठीक नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात करें, 2018 की बात की। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम ईवीएम सिस्टम लेकर आ रहे थे ताकि ये धांधला डिबेट बढ़ जाएगी। टाइम खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन इस डिबेट को इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए ईवीएम अगर आ जाता तो क्या धांधली का ये जो इस वक्त चर्चा है क्या ये खत्म हो जाता इंशाल्लाह। 45-47 वाले ना एक दूसरे को पूछते फिर 47 वाला के 45 वाला यहाँ से निकल जाते। वजीर आजम 47 वाला, वजीर आला 47 वाली, वुज़रा 47 वाले, तो कहाँ आप सिस्टम को चला सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब, अली गौहर बलोच साहब। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मईशत के हवाले से कुछ बात करेंगे। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, रिलीफ किसको मिलेगा, अवाम को या पाकिस्तान की अशराफिया को, इस IMF के प्लान के बाद। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त शदीद महंगाई मुस्तकिल जारी है, हुकूमतों को इन प्लेस आए कम अज़ कम 1 हफ्ता हो चुका है और बड़ी हंगामी बुनियादों पे कोशिश की गई कि आवाम को कम अज़ कम महंगाई से रिलीफ दिया जाए, उसमें तो कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पे मईशत को संभाला देने के हवाले से, मईशत को बेहतर करने के हवाले से ट्रैक पे चलना शुरू हो चुकी है। अपने जो इनिशियल बेबी स्टेप्स हैं वो उसने लेना शुरू कर दिए हैं। आज IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान को मिलना है आखिरी किस्त जो कि $1 अरब 10 करोड़ की है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट का जो एक
तीसरी किस्त मिलनी थी। उसी सिलसिले में IMF का वफ्द आज पाकिस्तान में मौजूद है और इस SBA की किस्त मिलने के बाद अगर ये मिल जाती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इफ, इसके बाद पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म IMF के प्लान में जाने की ज़रूरत है, जिसका इजहार वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कर दिया है। अब वज़ीर ख़जाना टेक्नोक्रेट हैं, क्या वो पाकिस्तान की मईशत को संभाल पाएंगे? उनसे पहले बहुत से टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान में आए हैं, कारकर्दगी कुछ अच्छी नहीं रही, कुछ खूब नहीं रही। शुरू में जब भी आते हैं इस तरह के वज़ीर ख़जाना तो बड़े ड्रम बीटिंग के साथ और बड़े फ़ैन फेयर के साथ उनका इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो सब पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तारीख़ का हिस्सा है। तो इस बार ये डिफरेंट कैसे होगा और IMF के प्लान से एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब, माहिर हैं टैक्स अमूर के, मुआशी उमूर के और साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए मईशत रह चुके हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, पाकिस्तान का बड़ा मशहूर और मारूफ नाम है, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं। अशफाक तोला साहब, ये जो नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, इसहाक डार साहब तो नहीं बन सके जिनके आप बड़े करीबी दोस्त हैं, लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब टेक्नोक्रेट, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की मईशत को संभाल पाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, IMF का वफ़द जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, ये SBA की लास्ट किस्त तो शायद मिल जाए, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट IMF प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। वैसे रजीदा फॉर योर इंफॉर्मेशन, मोहम्मद औरंगज़ेब भी मेरे इतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने डार साहब हैं। अच्छा। तो मेरे लिए जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं और आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो आए हैं, उनका एक विजन है, आए संभालें और इस मईशत को जो कि एक जुर्महाली का शिकार है, अगर उसको ये लेके चल सकते हैं तो मेरे सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। जहाँ हमें ताउन करना होगा जरूर ताउन करेंगे, मगर हालात जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ना वो थोड़े से डिफरेंट है। देखिए, जैसे आपने कहा कि पास माजी में भी ब्यूरोक्रेट्स आए थे और टेक्नोक्रेट्स भी आए, उन्होंने भी कुछ कोशिश की बात बहुत संभालने की, मगर बात बन नहीं पाई और ड्रम मीटिंग शुरू होती है। अभी देखिए सारे जो फैक्टर जो साहब ने कल एक टीवी में दिए, ये सारे नोन फैक्टर्स हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हम इसको कहीं पे कोई इसकी चेंजेस किए हैं। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें कही है मैं इसको वक्त फर्दन लेके चलता हूँ। उनका एक IMF का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे आपने भी तस्करा किया, लेकिन IMF का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम और किस कंडीशन पे चलिए। आपकी जो महंगाई की शरह है जो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब अगर आप देखेंगे और अगर IMF का नया प्रोग्राम लेके आते हैं और वो कहते हैं कि मजीद टैक्सेस लगाएं, मजीद टैक्सेस लगाने का मतलब ये है कि आप फर्ज करें अगर आप लगाते हैं टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, जैसे कि उनकी हमेशा डिमांड होती है कि जी आप पेट्रोलियम पे सेल्स टैक्स कंप्लीट कर दें, दूसरा उनकी डिमांड होगी कि टैरिफ में इजाफा कर दें, तीसरा उनकी डिमांड होगी कि जी इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ है और गैस के टैरिफ है उसमें इजाफा करें। तो इस किस्म के इक़दाम से मैं नहीं समझता कि आपकी मईशत इस वक्त इस बात की मुतहम्मिल होगी कि वो कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो इस बात पे एग्री कर जाएं कि जी आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, और डायरेक्ट टैक्सेस की रिपोर्ट हमने वैसे ही दी हुई है, अगर आप उनको अगर वो फॉलो करना चाहें तो 25 खरब यानी 2.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस हैं। अगर वहां तक वो कनात करते हैं और जो हमारी ग्रोथ है और नेचुरल इन्फ्लेशन है उसके अगर हद तक करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। राइट। दूसरा, अभी हमने माजी में देखा, खुर्रम साहब भी मौजूद है, शायद मैंने एक वैल्यूएशन मॉडल हमारा है, हमारा करेंसी का, हमारे हिसाब से 230 से 50 रुपए तक की करेंसी की वैल्यू। स्टेट बैंक ने मेरा ख्याल है ये जो बाइंग की है $2 अरब की, जो आपने देखा अखबार में रिपोर्ट आई, इसकी वजह से 5% इन्फ्लेशन में इजाफा है आपका। लेकिन अगर वो बाई नहीं करते तो यही डॉलर उनको सस्ते रेट पे मिलता। शायद मेरी बात नहीं मानते कोई भी, मगर फिर जब गोल्डमैन सैक्स ने ये बताया कि ये 20% अंडर वैल्यू है रुपी, तो फिर सबकी आंखें खुली और सबने राइट। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर इस किस्म की कंडीशन होंगी तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की मईशत के लिए IMF का प्रोग्राम कोई बहुत अच्छी नवीद देके आएगा। मगर अभी जो IMF का प्रोग्राम है इसमें कोई ऐसी खास कंडीशन नहीं थी, वो हमने नेगोशिएट किया था, उसकी 3 किस्तें, मेरा ख्याल इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। और ये तमाम शराइत पूरी करनी है। इसी पॉइंट को आपसे मजीद इलाबरेट भी करवाऊंगी, लेकिन टेकिंग द सेम पॉइंट एंड द सेम क्वेश्चन टू खुर्रम शहजाद मुगल साहब। खुर्रम साहब, एक तो ये फरमाइए कि जो नए वज़ीर ख़जाना हैं, टेक्नोक्रेट हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब, आपको लगता है ये परफॉर्म कर पाएंगे? कोई नया डिफरेंस होगा पाकिस्तान में जहाँ पर एक टेक्नोक्रेट फाइनेंस मिनिस्टर परफॉर्म कर जाए, कामयाब हो जाए? दूसरा,
ये SBA की तीसरी किस्त, ये तो पाकिस्तान को मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म IMF का प्लान जिसमें जाने का फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना विजन शो कर दिया है, उसकी शराइत क्या हो सकती है और कितनी सख्त हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया गरीदा मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पहला जो सवाल है आपका, उसका जवाब ये है कि ये जो हमारे कॉम्पिटेंट लोग आते हैं प्राइवेट सेक्टर से, ये एक तो इम्पोर्टेंट है, इनको हमें लेकर आना है और इनको मौका देना है ताकि एक फ्रेश अप्रोच आए और फ्रेश आइडियाज के साथ आएं, या फिर अपनी एक पॉलिसी, एक विजन के साथ आएं, और एक ग्लोबल एक्सपोजर अगर किसी का है और उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है और एक टेक्नोक्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट एक जो है वो इंडिविजुअल है, तो व्हाई नॉट। मेरे ख्याल में जहाँ तक कॉम्पिटेंस की बात है तो वो तो अपनी जगह पूरी है। अब बात रह गई कि क्या कामयाबी होगी नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा जो इशू रहा है गरीदा हमारे यहाँ, वो ये नहीं रहा कि हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। इशफाक साहब बैठे हैं और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो है आके परफॉर्म कर चुके हैं और अच्छा परफॉर्म किया है, अपना बेस्ट दिया है, लेकिन इशू जो बड़ा रहा है ना, वो पॉलिटिकल विल का रहा है, वो पॉलिटिकल जो है सपोर्ट कर रहा है, पॉलिटिकल बैकिंग कर रहा है कि जो भी इंडिविजुअल्स आए हैं, जो भी टीम्स आई हैं, उनको क्या पॉलिटिकल उनके पीछे पॉलिटिकल विल थी या नहीं थी। तो एक्चुअली पॉलिटिकल विल जो है ना, वो डिफरेंस क्रिएट करती है। क्या इस मरतबा भी पॉलिटिकल विल है? क्या सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं और वो ये चाहते हैं कि पेनफुल डिसीजंस लिए जाएं? और पेनफुल डिसीजन जब मैं बात करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि अवाम पे जो है कॉस्ट डाली जाए। पेनफुल डिसीजन का मतलब ये है कि अपनी कॉस्ट को कम करें, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें, अपने टैक्सेस को सही जगह लगाएं। जहाँ पॉलिटिकल जो वोटिंग वोट बैंक है, रिटेल एंड ट्रेड की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं, प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, अंडर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, बहुत सारी इस तरह के एरियाज हैं जहाँ से टैक्सेस जो है वो इकट्ठे किए जा सकते हैं। इशफाक साहब की रिपोर्ट भी है जो इन्होंने पिछली गवर्नमेंट में की थी, उसमें बहुत डिटेल्स हैं इस तरह की कि कहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, क्या पोटेंशियल है, ये भी शायद शेयर भी करेंगे। ठीक है खुर्रम साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन एक ब्रेक लेने की मुझे अगर आप इजाजत दें, यहीं से कंटिन्यू करेंगे आपके इसी जवाब के रिमेनिंग पार्ट से। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी खुर्रम शहजाद साहब, जवाब मुकम्मल कीजिएगा अपना। जी तो मैं ये कह रहा था कि वैसे तो पॉलिटिकल विल बड़ी, अगर पॉलिटिकल विल होगा तो ये सारे इंडिविजुअल्स जो अभी भी आए हैं, जो पहले भी आते रहे या जो भी आने वाले हैं, वो सब अच्छा काम कर सकते हैं, एक्टिविटी के साथ काम कर सकते हैं, अच्छी जजमेंट के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ काम कर सकते हैं। सेकंड जो आपका पॉइंट है IMF का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कोई इशू नहीं होगा। केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इसके लिए रास्ता बना दिया है और अब नए फाइनेंस मिनिस्टर को आसानी भी होगी थोड़ी सी। लेकिन बात यही है कि आगे की कॉस्ट क्या होगी, क्या टैक्सेस हम सही जगह लगाना चाहेंगे, क्या हम जो है खर्चे कम करेंगे, क्या प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, क्या हम अपने जो है एनर्जी सेक्टर को ठीक करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे ख्याल में इसकी प्लानिंग की जरूरत है, एक अच्छी टीम की जरूरत है जो कि एक बड़े IMF प्रोग्राम के लिए रास्ता खोलेगी। ठीक है, और इनमें से चंद चीज़ों पे, बल्कि अशफाक तौर साहब आपकी तरफ में आऊँगी कि जो चंद चीज़ें खुर्रम शहजाद साहब ने हाईलाइट की हैं कि IMF का लॉन्ग टर्म प्लान अगर आपको लेना है, उसके लिए क्या सख्त फैसले हो सकते हैं, क्या सख्त शराइत, हुकूमती अखराजात में कमी, टैक्स नेट को बढ़ाना, इन दोनों का विजन दिया है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कि हुकूमती अखराजात भी कम करेंगे। एक कमेटी बना दिया हुकूमत ने अखराजात कम करने के हवाले से। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकेगा? और टैक्स नेट को बढ़ाना, बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन जो टैक्स नेट से बाहर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको लाया नहीं जाता इस टैक्स नेट के अंदर। और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जी आवाम के लिए ये 2 साल बहुत मुश्किल होंगे। तो ये आवाम के लिए ही मुश्किल होंगे या अशराफिया के लिए भी होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखें, वो जो मैंने रिपोर्ट का जिसका जिक्र कर रहा हूँ, कोई भी पब्लिक डिबेट कर सकता है क्योंकि वो पब्लिक रिपोर्ट है। उससे अगर हटके कोई चीज अगर आपको मिलती है तो मैं समझूंगा कि मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात होगी। 100 एक्सपर्ट उस रिपोर्ट को लिखे हैं, उसमें उनका इनपुट है, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा पाकिस्तान में एक्सपर्टीज थी नहीं जो हमने जो लिए उससे ले लिए। तो वो टैक्स रिफॉर्म की अगर बात करते हैं तो चीजें तैयार हैं। मेरी तो यही लीडरशिप में रहे केयर टेकर से भी कि जब इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखी थी तो आपने दोबारा से इसको क्यों आपने इसको कोशिश की कि दोबारा आप करें। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म प्लान की जरिए हम बात कर रहे हैं। देखें जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट है, आपका ग्रोथ रेट तो सप्रेस हो गया। जो औरंगजेब साहब ने कहा है करके जी इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे, इतने बड़े टैरिफ पे हम काम नहीं कर सकते, तो IMF की तो कंडीशन ही यही है कि जी आप अपने पॉलिसी रेट को ऊपर रखें इन्फ्लेशन को, ताकि कर्व करने में मदद मिले। देखिए आपका जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल नहीं है, कॉस्ट पुश है।
तो अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है और जितनी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे या दूसरी चीज में कॉस्ट में, टैरिफ में, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में या फ्यूल प्राइसेस में इजाफा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी मैंने आपको कहा कि ये डॉलर आपने किसकी रजा से रखा है, ये रिपोर्ट में शामिल है, आप देख लीजिएगा। जो आपकी मीडिया में आई है कि सिर्फ 3 या 4 लोगों को पता था 2 अरब डॉलर बाई किए गए, 280 रुपए पे आप देख लें डॉलर को खड़ा किया गया। 280 रुपए की बजाय ये वैल्यूएशन आ रही है, मेरी वैल्यूएशन ना मान ले, गोल्डमैन सैक की मान ले, और मैंने ब्लूमबर्ग से भी रिक्वेस्ट की है वो भी कर लें। 250 का डॉलर आप 280 पे रख रहे हैं और आप कह रहे हैं ओपन मार्केट और वैसे फेयर पे अगर हम काम करेंगे तो कैसे होगा। वो सिर्फ 5% इन्फ्लेशन अगर मैं कम कर दूं वरीदा, तो आप मानो ना मानो बेसिकली इस वक्त जो सारी चीजें हैं आपकी, वो 5% अगर मैं इन्फ्लेशन कम कर दूं तो आपका इंटरेस्ट रेट 5% कम होता है और पॉलिसी रेट कम होता है, तो 2.3 ट्रिलियन का आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ कम होता है। बाकी आप क्या कम करेंगे? जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो इतनी कोई बड़ी नहीं है, डिफेंस आपकी कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर कंसीडरिंग कि आपकी जो वल्नरेबिलिटीज है, बाकी चीजों की कॉस्ट नहीं। ये मेन डेफिसिट आपका जो आ रहा है ये बिकॉज ऑफ 2 चीजों के, एक तो आपके टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से नए टैक्सेस आप लाए, दूसरा आपका सबसे बड़ा मसला ये जो है कि इंटरेस्ट रेट आपको जो मारे जा रहा है डेट सर्विसिंग। देखिए IMF प्रोग्राम में आपको अगर निकलना है तो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट पे कम करना पड़ेगा। करंट अकाउंट सरप्लस एक ही शर्त पे आ सकता है अगर आपको एग्रीकल्चर पे आप अपनी रिफॉर्म्स में तो ऐसा एक काम कर रही है। वो 33% मोर कल्टीवेट लैंड की बात कर रही है 9.1 मिलियन का। तो मेरा ख्याल है ये सब रेसिपीज है, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दे देता हूं जो मैं कर चुका हूं अभी, वो भी आप देखो। ठीक है, अब टाइम चूंकि कम रह गया तो खुर्रम शहजाद साहब आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, आपका इनपुट प्लस सर्कुलर डेट, क्योंकि अभी IMF के साथ जो डिबेट हो रही है, जो डिस्कशन चल रही है और जो लॉन्ग टर्म प्लान के लिए भी उसमें एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात वो अंदर डिस्कशन आएंगी, वो अंदर डिबेट आएंगी, और हमारा सर्कुलर डेट ज़्यादातर उसमें तवानाई के शोबे के हवाले से पैसे जो हैं वो मसला पड़े होते हैं, प्लस हमारा जितना बिजली गैस की महंगी कीमतें हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है इसको कंट्रोल करना? बिल्कुल बिल्कुल वरीदा, देखिए मैं 4 एरियाज आइडेंटिफाई करूंगा। आपने एक एनर्जी का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई किया है कि सर्कुलर डेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ना सिर्फ सर्कुलर डेट का बल्कि एनर्जी की जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो शायद इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है। बिजली पहुंचाते हम बहुत महंगी है, बनाते शायद इतनी महंगी नहीं है, और टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो 4 एरियाज में कहूंगा जो कि अंडर डिस्कशन आ सकते हैं, जो हमारे इमीडिएट चैलेंजेस हैं जिस पे हमें एक प्लान देना होगा। अगर वो हम दे सकेंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी। नंबर 1 उसमें है डेट, जो हमारे कर्जे हैं, और खासकर जो बैरूनी कर्जे हैं, तकरीबन कोई 75 अरब डॉलर हमने अगले 3 साल में वापस देना है, और उसकी कोई स्ट्रैटेजी अभी तक सामने नहीं आई है कि उसे किस तरह हमने प्लान करके वापस देना है। क्या हमने नए कर्जे लेने हैं या फिर हमने एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करके और ग्रोथ को प्रमोट करके, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके और इन्फ्लेशन को कम करके जो है वो एक प्लान लेके चलना है। तो ये है सबसे बड़ा इशू कि कर्जे हमारे किस तरह से रीपे होंगे। उसमें ये हो सकता है कि कर्जों की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए कि थोड़ा जो है कुछ अरसे के बाद रीपेमेंट्स हो, उसके अंदर चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE ये भी हमारे पार्टनर कंट्रीज हैं जिनका एक रोल होगा, जिनको हमें साथ में लेके चलना होगा। दूसरा बड़ा इशू आप वाला एनर्जी वाला है कि एनर्जी की कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन और फिर उसके ऊपर टैक्सेस, ये तीनों बिल्कुल कम हो सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मेरे ख्याल में IMF इस पे बात करेगा और बहुत डिटेल में करेगा कि एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स आप कैसे करेंगे ताकि यहाँ पे 1 खरब रुपया साल का जो हम लोग लूज कर रहे हैं वो बचाया जा सके। और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा एंगल है जिसमें 1 ट्रिलियन रुपए वहां लूज हो रहा है। और थर्ड जो चौथा सबसे बड़ा इशू टैक्सेस का है कि सही जगह टैक्सेस लगाना, जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया पहले कि सही जगह टैक्सेस लगाएं, फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस को कम करें, इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्सेस में लेकर आए। ये 4 एरियाज को अगर हम कवर कर लेंगे तो इकोनॉमी हम ट्रैक पे लेके आएंगे। जी अशफाक वाला साहब, देखिए सर्कुलर डेट का जो है खुर्रम भी आपको बताएंगे, वो मेरा प्लान पूरा तैयार था। गैस सर्कुलर डेट का हमने पूरा प्लान करके कर दिया था। हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ी सी लचक दिखानी होगी और उनको भी सही तरीके से काम करना पड़ेगा। बाकी जहाँ पर आपने बात की है, खुर्रम ने भी बात की है कि प्राइवेटाइजेशन पे ये सारे प्लान जो आज आपको नजर आ रहे हैं, मेरे बोर्ड मेंबर हम साथ ही थे, ये 6 साल पहले सारी चीजें बन के हमने रख दी थी और ये इस पे अमलदारी नहीं हुई पॉलिटिकल विल की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये उस वक्त हो जाती तो आज आपकी बिल्डिंग जो है कम से कम 1 ट्रिलियन की वो 6 साल तक आपकी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, खुर्रम शहजाद मुगल साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you inshallah coming Monday at 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।